मेरी खाला मुझसे बस 5 साल बड़ी थी। अम्मा के मरते ही खाला मुझे अपने घर ले आई। उस रात खालू घर में नहीं थे। जब खाला मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गई कि मुझे अकेले डर लगता है। एक बिस्तर में खाला के साथ सोना मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात गुजरी होगी जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज डाल रहा है। आंख खुली तो खाला अपना मेरे अम्मा अब्बा के मरने के बाद मेरी खाला मुझे अपने घर ले आई। मेरी खाला ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़ी थी। खाला ने जो मुझे कमरा रहने के लिए दिया था, इसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी खाला मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी खाला मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम इसने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने मेरी कमर को सहलाना शुरू किया तो मैं महसूस कर रहा था कि आज खाला ने शायद नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए थे। खाला शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त खालू घर पर नहीं थी। वो अक्सर घर लेट आया करते थे। अब तो ये रोज का मामूल हो गया था कि खालू के जाते ही खाला मेरे कमरे में ही आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपने खाला के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफी हद तक तब्दीली कर ली थी। वो ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी खाला मोटी औरत थी। मोटापा इन पर बहुत जचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से इनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नजर आता था। इस रात खालों ने मुझे फोन किया कि आज रात वो घर में नहीं आएंगे, शायद वो दूसरे शहर में गए थे। खाला बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा आज तो मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे खालो आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी खाला मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन इस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। जब खाला ने सुबह तक मेरे माँ बाप का इंतकाल कुछ अरसे पहले हुआ था और इस वक्त घर पर मेरे खाला और खालू थे और मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 17 साल थी और मेरी खाला भी बहुत बड़ी उम्र की ना थी। वह सिर्फ मुझसे 5 साल ही बड़ी थी। नाना नानी पहले ही वफात पा चुके थे। खाला की शादी होते ही नाना नानी का इंतकाल हो गया और मेरा कोई मामू भी नहीं था। मेरी माँ और मेरी खाला बस 2 ही बहनें थी। मैं बिल्कुल बेआसरा होकर रह गया था। मेरे चाचू तो दफनाने के वक्त आए थे और वापस मुझे पलटकर पूछा तक न था। मेरी उम्र ऐसी न थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता। मैं तो खुद भी मैट्रिक क्लास का तालिब इल्म था। मेरी खाला ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सके। खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर खाला मुझे साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकती। खाला का ये कहना था कि मेरे खालू भड़क उठे और कहने लगे तुम हरगिज़ इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। इसे इसके चिच्चा के हवाले करो। हमने इसका टेका नहीं उठा रखा। खाला की यह बात सुनकर मेरी खाला ने खालू से कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने भांजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ के जा सकती हूँ? वो कहने लगे मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। इसका दोधियाल का हक बनता है कि वो इसकी कफालत करे। ये सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज्यादा रोना आने लगा। मेरी जिंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। खाला ने खालू के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी सुहेल खुदा के लिए ये जुल्म ना करे, वो पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। खालू कहने लगे तुम नहीं जानती मेरा कारोबार मुनासिब है। मैं बामुश्किल ही अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ। तुम्हारे भांजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी खाला कहने लगी हम ये घर किराए पर तो चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाई साहिब की दुकान जो है इसे भी किराए पर चढ़ा देंगे और जो कुछ किराया आएगा इससे नौमान का खर्चा पूरा हो जाएगा और वो आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। ये बात सुनकर खालू खामोश हो गई, लेकिन इनके चेहरे पर नागवारी के तासीरात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं खाला के साथ इनके घर चला गया। इनका घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। इसमें से ये कमरा खाला ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और अलमारी थी। खाला ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर चढ़ा दिए। हालांकि मुझे कपड़े भी दिला दिए थे। स्कूल में भी दाखिला करवा दिया था।
लेकिन मैं बहुत ही चुपचाप सा रहने लगा था। ना मेरा पढ़ाई में दिल लगता था और ना ही किसी और चीज में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कमरे में मेरी खाला आई और मुझे यूं रोता देखकर अपने साथ लगा लिया। तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। ये कहते हुए खाला ने मेरी कमर पर हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई, लेकिन मैं बुरी तरह से घबरा गया था। इस वक्त तक खाला ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से इनकी उंगलियां सफर कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज हो रही थी। मैं फौरन से इनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी खाला मुझसे नजरें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा जख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी खाला का अंदाज पता नहीं क्यों बहुत अजीब और गरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैंने अपने हाथ इनके हाथ से छुड़वा लिया। मैंने कहा नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे खाला घर के सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा कि खाला मैं ठीक हूँ, जो हो चुका है मैं इसकी बात को तस्लीम कर चुका हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज आप कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़े हुए रवैये को देखकर वो फौरन कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी मैं तुम्हारे लिए रात को नहारी बना दूंगी, तुम्हें पसंद है ना, शौक से खाते हो ना। लेकिन मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा नहीं, आप खालों की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं, जो पक्केगा मैं खा लूंगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि मेरे माँ बाप हयात नहीं है और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा है। खाला कहने लगी तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहारी बना देती हूँ। यह कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। रात को खालू जब घर में आए, नहारी देखी तो खाला से कहने लगे मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि बाजी नहीं आती। क्या जरूरत है ये सब बनाने की। मैं अभी प्लेट में नहारी डालने ही लगा था कि खालू की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटा कर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे खालों का था, मेरा दिल नहीं चाहता था कि इनके साथ बैठकर खाना भी खाओ। खाला ने जब देखा मैंने अपनी प्लेट में नहारी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी, तो वो कहने लगी नौमान खाना खाओ। फिर मेरे खालों से कहने लगी कि ये मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया नौमान के घर और दुकान से आता है इन पैसों से बनाई है। ये कहना था कि मेरे खालू भड़कने लगे। अब तुम इस तरह की हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर ये तुम्हारे भांजे के पैसों की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं। ये कहकर वो फौरन खड़े हो गए। खाला कहने लगी आप क्यों तमाशा बना रहे हैं। सुहेल मैंने क्या आपसे कहा कि आप खाना नहीं खा सकते। आपने पैसों का बोला था तो मैंने बता दिया, लेकिन खालो वहां रुके नहीं, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेजार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो खाला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी इनका तो रोज का तमाशा है, तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने नहारी बनाई है। यह कहकर खाला ने नहारी रोटी से लगाकर मेरे मुंह के करीब कर दी। ना दिल करते हुए भी मैंने वो खा ली। फिर मैं अपनी प्लेट में नहारी डालने लगा तो खाला कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। यह कहकर वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी वो ये थी कि वो एक लुकमा मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुसलसल टिकटी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे इनकी नजरों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वो मेरी खाला थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच इनके रवैये को देखकर भटकने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल रशीद भाई का ही नक्शा पाया है तुमने। रशीद मेरे वालिद का नाम था और ये भी कहा कि मेरी शक्ल सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है और देखने में भी इनकी तरह लगता हूँ। मेरी उम्र 17 साल के बजाय 22 साल की लगती है। अपने जमात में सबसे ज्यादा खतकाट और खूबसूरत भी मैं था। मेरी खाला देखने में खूबसूरत थी, लेकिन खालू आम शक्ल के सूरत के मालिक थे। खालू बहुत तेज थे और खाला की कोई औलाद भी ना थी। खाला की शादी को 9 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि इनके घर में हर वक्त कुशीदगी का माहौल रहता था। खालू जब घर पर आते तो बात बात पर खाला से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया, तौलिया से अपने बाल खश्क कर रहा था। इसी वक्त खाला नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे। मैंने कहा खाला जो आप रोज बनाती हैं वही ठीक है। ये कहकर मैंने तौलिया अपने सर पर पहुंचना शुरू किया। मेरे बाल अभी गीले ही थे।
कि मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा क्योंकि स्कूल से मुझे देर हो रही थी। वो कहने लगी तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया पकड़ा और मेरा सर साफ करने लगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो था नहीं जिसका हर काम खाला करे। अभी मैं इन्हें रोक ही रहा था, ये एकदम कमरे का दरवाजा खुला और सामने खालू खड़े थे। ये सब देखकर तो इनकी आंखें सुर्ख हो गई। शायद इन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। खालू चिल्लाकर कहने लगे तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो चले गए। मैंने खाला से कहा कि मैं सर खुद भी साफ कर सकता हूँ, आप जाएं। जाकर खालू को नाश्ता दें। मैंने तौलिया इनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किए ही बाहर जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरा कदम जैसे रुक गए क्योंकि खालू खाला से लड़ रहे थे। वो कहने लगे तुम अंधी हो गई हो क्या? कोई नौमान छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो, और वो जवान जहां लड़का है और तुम मुंह उठाकर इसके वो काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे भी नहीं किए। इसके बाद खालू ने यह ऐसा राज बताया कि मेरा कदम वही जम गए। कुछ देर तो मैं सूझबूझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद खालू झूठ बोल रहे हैं जो वो सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शायद वो गुस्से में ये सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन स्कूल में गायब दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर ये फैसला किया कि मुझे जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, इसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल के रख दी थी। रात को हर रोज मुझे खाला दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती ये खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज ही वो बादाम खाकर दूध पी लेता और इसके बाद बड़ी गहरी नींद सो जाता। सुबह सवेरे तरोताजा होने के बजाय मैं और भी ज्यादा खुद को अंदर बोझल महसूस करता। लेकिन जब मैं इन्हें दूध पीने से इनकार किया तो खाला मुझे डांटने लगती, कहने लगती कि ये मत समझो कि तुम्हारे खालू के पैसों का है, ये तुम्हारे वालिद के घर और दुकान के किराए से मैंने मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो। मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी चलो शाबाश पियो इसे। पता नहीं क्यों खाला मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती। मजबूरन ही मुझे वो दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाकर पढ़ो। खाला कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गई। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ जैसे मुझ पर गंदों की तारी हो रही है। मैं होना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरी आंखें तो यूं थी जैसे मेरे इख्तियार में न थी। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में जा चुका था और फिर रात के किसी पहल मेरी आंख खुली। मुझे अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद इस कैफियत को लफ्ज नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था। इतनी गहरी नींद मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज मुझे आ रही है। दबी दबी थी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की, मुझे समझ न आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें खुलने से खासियत थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझल था। मैं उठकर बैठा। मुझे लगा मेरी किताबें बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब न थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत में मुब्तला किया वो ये थी कि बेड की चादर दूसरी जानिब से बिखरी हुई थी। मैंने अपना घूमता हुआ सर पकड़ा जो अभी अभी नींद की गंदगी में था। वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से मैंने मुंह पर छींटे मारे। फिर जाकर मेरा दिमाग कुछ काम करने लगा था। मैं कमरे में वापस आया तो देखा बेड पर एक सोने का टॉप्स पड़ा है जो कि किसी खातून का था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। बिला मेरे कमरे में यह खातून का टॉप्स कैसे आ सकता है? मैंने वो टॉप्स पकड़ा और मैं इसके बारे में सोच रहा था जब कमरे का दरवाजा खुला और तेज कदम से खाला अंदर आई। मैंने अपनी मुट्ठी में टॉप्स दबोच लिया। मैंने कहा जी खाला कहिए। वो बेहद परेशान थी, लेकिन गीले बालों से लग रहा था कि अभी नहा कर आती है। कहने लगी कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी। मैंने कहा रहने दे, मैं खुद ठीक कर लूंगा। वो कहने लगी नहीं नहीं मैं कर देती हूँ, तुम क्यों काम करोगे? मैंने कहा खाला रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था, मेरी किताबें यही बिखरी पड़ी थी, लेकिन सुबह तक तो ये सब कुछ समेटा हुआ था। कहने लगी हाँ मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम बेखबर सो रहे थे, इसलिए मैंने किताबें उठा के टेबल पर रख दी। मैंने इसके बाद कोई भी सवाल न किया, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सी सोचें घूम रही थी। लेकिन फिर अचानक से मेरी नजर अपनी खाला के कान की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। इनके ये कान में टॉप्स नहीं था।
और दूसरे में था। मैंने कहा, खाला आपका टॉप्स किधर गया? ये कहना था तो उन्होंने फौरन से अपने कान को देखा। कहने लगी, पता नहीं कहीं गिर गया होगा या यही होगा। कहाँ जाएगा? मेरे घर कौन से कोई काम करने आती है जो चोरी करके ले जाएगी? मैंने अपनी हथेली इनके आगे कर दी। खोल कर देखा, इनका टॉप्स मौजूद था। ये देखकर वो मुझसे नजरें चुराने लगी। अजीब बात ये थी, खाला ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि ये टॉप्स तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से आया मेरे पास। वो टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ये सब क्या था? इसके बाद से मैंने अपनी खाला से और भी ज्यादा कतराना शुरू कर दिया। 1 महीना ही गुजरा था इस बात को कि खाला की तबीयत खराब होने लगी। इन्हें कुछ भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। अब तो इनसे काम भी नहीं होता था। पूरा दिन सोई रहती। खालो अलग जान का अजाब बनकर बैठ गए थे। कहने लगे, तुम्हें पता है ना, तुम बीमार होती हो तो मेरा घर उल्टा पड़ जाता है। चलो मेरे साथ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन खाला कहने लगी कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, वो घर के टोटकों से ही ठीक हो जाएगी। लेकिन 3 दिन गुजर गए थे, खाला की हालत अभी भी खराब थी। मैंने कहा, खाला मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ, लेकिन वो इनकार करने लगी। लेकिन जब इनकी तबीयत में कोई भी सुधार पैदा ना हुआ तो फिर खालू इन्हें जबरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन जब वापस आए तो खालू आग बगोला हो रहे थे। सहन में ही खाला से लड़ना शुरू हो गए। कहने लगे, मुझे पता कि तूने ये गुनाह कब किया, तुम कैसे मेरे साथ ये सब कर सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रही थी खालू इन्हें क्यों डांट रहे हैं। खाला पहले ही अपनी खराब तबीयत की वजह से फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन इस वक्त इनकी तबीयत और भी खराब हो गई थी। मैंने कहा, खालू आपको नजर नहीं आ रहा खाला की तबीयत ठीक नहीं है और आप इन्हें ऐसे क्यों डांट रहे हैं? मेरी बात सुनी थी कि उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। फिर वो कहने लगे, सारे फसाद की जड़ तो तू है बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती अपनी खाला के साथ मुंह काला करते हुए? ये सुनना था, मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहने लगे कि यह हामिला है। ये सुनना था कि मैं चुप हो गया। मैंने कहा, यह आपकी बीवी है, अगर वो उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। कई साल से आप बे औलाद हो और अब अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नवाज दिया तो बजाय आप शुक्र अदा करने के और खुश होने के, आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी मुझ पर। आप होश में तो हैं? ये मेरी खाला लगती है, मेरी माँ की बहन है। मैं कैसे कोई गुनाह कर सकता हूँ? ये तो मेरे लिए बिल्कुल माँ जैसी है। मेरा ये कहना था कि खालू कहने लगे कि मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और ये तुम्हारी सगी खाला नहीं है, ना ही तुम्हारी माँ की सगी बहन है। तुम्हारी वालिदा की चच्ची की अपनी बेटी तुम्हारी नानी को दी थी, क्योंकि तुम्हारे चाचू का इंतकाल हो गया था और बच्चे की शादी इसी के घर वाले दूसरी जगह करना चाहते थे। लेकिन जहाँ इसका रिश्ता तय हुआ था वो लोग बेटी को रखने के हक में ना थे, इसलिए तुम्हारी वालिदैन ने इसे बेटी बनाकर रख लिया। और जब मेरी इससे शादी हुई तो उन्होंने ये बताया कि इसकी सगी बहन नहीं है, इस हिसाब से ये तुम्हारी खाला नहीं है। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं कभी भी इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे तो ये लग रहा था कि किसी ने मेरे सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। यही बात इस वक्त खालू ने मेरी खाला से की थी जब इस दिन मैं स्कूल जाने लगा था, और ये बात सुनकर मैं वहीं रुक गया था। लेकिन मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा था कि खालू ये सब गुस्से में कह रहे हैं, हकीकत ये नहीं हो सकती। मैं तो अभी इन्हीं सोचों से बाहर निकला था जब खालू खाला को एक तलाक देने लगे और कहने लगे कि निकलो यहाँ से बाहर। खालू ने हम दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। खाला रोए जा रही थी। वो वक्त ऐसा न था कि मैं इनसे कोई सवाल जवाब करता हूँ, इसलिए मैं इन्हें अपने घर ले आया। वहाँ के किराएदारों को भी 2 दिन का वक्त दिया कि वह घर खाली कर दे। मैं कमरे में खाला को लेकर बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने कहा कि आप शायद मुझे नशे का दूध देकर गुनाह करती थी। ये सब क्या कर दिया, क्यों किया? अगर आप मेरी सगी खाला नहीं थी तभी मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया था। लेकिन खाला ने मुझे कोई जवाब न दिया, बस मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। किराएदार जा चुके थे। इस घर में सिर्फ मैं और मेरी खाला ही रह गए थे। मैंने इन्हें कहा कि ये गुनाह अपने वजूद से खत्म करें, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं जानता न मानता हूँ। खाला ने तब भी मुझे कोई जवाब न दिया। 9 माह का वक्त ऐसा ही गुजर गया था। लेकिन जैसे इनके घर में बेटी पैदा हुई, उन्होंने इसका DNA टेस्ट करवाया जो कि इसके शौहर के साथ मैच था। फिर इसने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरा शौहर बांझ था, लेकिन काबिले इलाज था, लेकिन इलाज नहीं कराता था। लेकिन फिर भी मैं चोरी छुपे इसे हकीम की दवा पिला रही थी। इसे पिलाने के बाद वो बिल्कुल बेकाबू हो जाता था, तो मैं इसलिए तुम्हें नींद की दवा देती थी ताकि तुम कमरे से बाहर ना निकलो। ये बच्चा मेरे शौहर का है। अगर मैं पहले इसे यकीन दिलाती तो मेरी एक बात ना सुनता, इसलिए मैंने इसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि ये तुम्हारी बच्ची है, तुम इसका DNA टेस्ट करवा लो। अगर ये तुम्हारा बच्चा ना हुआ तो मुझे बेशक किसी वक्त तलाक दे देना।
और अगर ये तुम्हारा बच्चा हुआ तो फिर मुझे अपना लेना। और तलाक देते वक्त भी इसने मुझसे कहा कि अगर ये इसका बच्चा नहीं है तो इसने मुझे तलाक दी। अब जबकि ये इसका बच्चा है तो फिर मुझे तलाक नहीं हुई, क्योंकि इसने शर्त रखी थी। मुझे याद आने लगा, वाकई खालों ने यही अल्फाज अदा किए थे कि वो इस सूरत में मेरे खाला को तलाक देंगे कि अगर ये औलाद इनकी ना हुई तो खाला को तलाक हुई। जबकि ये बात साबित हो चुकी थी तो खालू खाला को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अब घर में अकेला रह सकता हूँ, अपने बाप की दुकान भी संभाल लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी आजमाइश में पड़ जाए। खाला कहने लगी कि तुम्हें अगर ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुम्हें बेटे की तरह समझती थी, और इस दिन जो टॉप्स मेरा गिरा था वो शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।